हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। माई लास्ट डचेस जो है 1842 में लिखी गई है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। इससे पहले हमने रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में दो वीडियोस बनाई हैं। फर्स्ट वीडियो में रॉबर्ट ब्राउनिंग के लाइफ के बारे में डिस्कस किया और उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस किए हैं। और उसके बाद जो दूसरी वीडियो उसमें हमने दो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, पोर फायरास लवर और पीपा पासिस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माई लास्ट डचेस और एक और पोएम हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पे है, पाइड पाइपर एंड हेमलिन ऑफ हेमलिन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ये वाली पोएम माई लास्ट डचेस। माई लास्ट डचेस भी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है 1842 में। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये इट रिप्रेजेंट्स अ ड्यूक स्पीकिंग टू अ विजिटर अबाउट अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज लेट वाइफ। यहाँ पे जो है ड्यूक होता है, एक राजा होता है, वो एक पोर्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है जो उसकी वाइफ की है। कि जो वाइफ है उसकी डेथ हुई है, उस पोर्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है। द पोएम रिवील्स द ड्यूक्स जेलसी, एरोगेंस एंड कंट्रोलिंग नेचर। इट्स वाइडली स्टडीड फॉर इट्स साइकोलॉजिकल डेप्थ एंड सबल आयरनी। ये पोएम जो है ये बताती है कि ड्यूक का जो जेलसनेस है, जो एरोगेंस है, जो कंट्रोलिंग नेचर है, वो कैसा है, वो कैसा जलता है, वो कैसा कंट्रोलिंग नेचर है, अपनी वाइफ को कंट्रोल कर रहा था और कितना एरोगेंट पर्सन है। ये साइकोलॉजिकल डेप्थ के लिए ये पोएम पढ़ी जाती है, बहुत फेमस है। अगर रॉबर्ट ब्राउनिंग की कोई पोएम फेमस है वो है ये माई लास्ट डचेस, बहुत ज़्यादा फेमस है। Poem opens with the Duke of Ferrara showing a portrait to his former wife to a guest who has come to arrange his next marriage. तो एक गेस्ट आ जाता है ड्यूक के पास, वहाँ पे ड्यूक बैठा होता है अपने घर में। ड्यूक वो गेस्ट आता है, वो एक मैरिज का प्रपोजल लेके आता है, एक राजा के लिए बोल रहा है कि वहाँ पे लड़की है तो वहाँ पे शादी कर। ड्यूक को बोलता है, ड्यूक वहाँ पे ड्यूक का फरेरा होता है, वो उसको दिखाता है, उस मैसेंजर को दिखाता है अपनी लास्ट जो बीवी थी उसकी, जिसकी डेथ हो गई है, उसका एक पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब फोटोग्राफ जैसा, उसका पोर्ट्रेट दिखाता है उस गेस्ट को। Or as the Duke describes the painting, it becomes clear that he is not just admiring her beauty but also revealing his possessive and controlling personality. ऐसे ही वो उस पोर्ट्रेट को डिस्क्राइब कर रहा होता है, एक वन साइड बोल रहा है, ये मोनोलॉग मतलब एक ही साइड कंटिन्यूसली बोल रहा है। अब ड्यूक अपनी वाइफ के बारे में बोल रहा है, वो बहुत अच्छी थी, मतलब उस पेंटिंग को डिस्क्राइब इसलिए इस तरह से कर रहा है कि बोल रहा है वो बहुत खूबसूरत थी, और वो मतलब ये दिखाता है कि ड्यूक बहुत पॉजेसिव था, बहुत कंट्रोलिंग था। He recalls how she smiled at everyone and everything, sunsets, a branch of cherries, even the white mule she rode. This, he says, made him feel disrespected because he believed her affection should be reserved for him alone. तो यहाँ पे अपने उस गेस्ट को कंटिन्यूसली बोल रहा है कि वो बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी, और वो हर किसी पे हंसती थी, और हर जो वाइट म्यूल है वो उस राइड करती थी, उस पर भी हंसती थी, उस पर भी खुश होती थी। और ये इससे जो है इसको को डिसरेस्पेक्ट होता था। वो चाहता था कि वो सिर्फ मेरे लिए हंसे, मेरे लिए सब कुछ करे, मेरे लिए बात करे, मेरे लिए ही जिंदा रहे, और किसी के लिए कुछ मत करे वो। He did not confront her directly about her behavior, but hinted that he gave commands, and then all smiles stopped together, suggesting he may have had her killed. तो उसको बोलता है, ये उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकता था कि मैं ये चाहता हूँ तो कम्प्लीटली सबमिटेड रहे मेरी तरफ, तू बस मेरी है तो इधर ही रहे। वो यहाँ पे उस गेस्ट को ये बोलता है कि मैंने क्या किया, मैंने कमांड्स दिए, गिव कमांड्स, देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। इसका मतलब है उसने उसको मार दिया। किसने? ड्यूक, उसी ड्यूक ने, ड्यूक ऑफ फरेरा ने अपनी लास्ट बीवी को मार दिया। तब वही तो बोल रहा है, गिव, मैंने कमांड दी, देन ऑल स्माइल स्टॉप, जो जो भी स्माइल करती थी हर किसी पे, हर जगह बहुत अच्छी थी, वो मैंने एक ही दिन में ख़त्म कर लिया। Throughout the monologue, the Duke tries to appear dignified and reasonable, but his words betray the cruelty and ego. Poem ends with him casually shifting the conversation to a bronze statue, continuing the objectification of women as possessions. तो इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में ड्यूक जो है इस तरह अपने आप को रीजनेबल बताना चाहता है, डिग्निफाइड बताना चाहता है, बट उसके वर्ड से ये लगता है उसने बहुत क्रूल्टी की,
बहुत क्रूअल काम किया उसने, अपने बीवी, लास्ट बीवी को मार दिया है, अपने ईगो के चक्कर में, अपने पोजेसिवनेस के चक्कर में, और अपने सेल्फिशनेस भी बोल सकते हैं, सेल्फिशनेस के चक्कर में। ये पोएम जो है इस तरह एंड होती है कि कन्वर्सेशन होती है उस जो कि किसके साथ, ब्रॉन्ज स्टैचू के साथ, वो स्टैचू होता है उसके साथ, और उसको ऑब्जेक्टिफिकेशन करता है कि ये एक वुमेन को ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहा है, वो गलत बात है। तो एक ऑब्जेक्ट की तरह मानना, उसको अपने इक्वल नहीं मानना, एक इंसान नहीं मानना, रादर देन ऑब्जेक्ट मानना। Browning uses this dramatic monologue to expose the dark side of aristocratic pride and the imbalance of gender power. यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग इस पोएम के जरिए बताना चाहता है कि जेंडर रोल क्या था उस टाइम पे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या था उस टाइम पे विक्टोरियन सोसाइटी में, ये बताना चाहता है रॉबर्ट ब्राउनिंग। और इसमें द ड्यूक पॉलिश स्पीच कंट्रास्ट शार्पली विद द डिस्टर्बिंग ट्रूथ इट विल, मतलब ये जो ड्यूक की स्पीच है, ये कंटिन्यूसली मोनोलॉग जो दे रहा है उस गेस्ट को, इससे कंप्लीट पता चलता है कि हार्श रियलिटी क्या थी उस दौर की, जो पैट्रियार्कन सोसाइटी थी वो कैसी थी, मेल डोमिनेट सोसाइटी क्या चाहती थी, वो चाहती थी अ वुमन शुड बी कंप्लीटली सबमिटेड टू देम, they would consider a woman like their property and they would do objectifications, and they would consider her as their possessions, not as a human being, not as a partner. She doesn't have any say before them. यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइंस याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स माई लास्ट टचेज पेंटेड ऑन द वॉल, ये उस गेस्ट को बोलता है, जैसे वो गेस्ट आता है उसको बोलता है कि ये मेरी लास्ट डचेज है, पेंटेड ऑन द वॉल, वॉल में पेंटेड, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, तरह दिख रही है जैसे कि वो जिंदा है। शी हैड अ हार्ट, हाउ शेल आई से, टू सोन मेड ग्लैड, उसके पास दिल था, मैं कैसे बोलूं, वो जल्दी खुश हो जाती थी। बट आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, मैंने एक कमांड दी तो उसकी सारी स्माइल्स मैंने खत्म कर दी। नोटिस नेपच्यून दाउ टेमिंग सी हॉर्स थॉट रेयरिटी, ये बाद में जो है बताता है। नेक्स्ट पोएम जो है पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है 1842 में। द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन इज अ नरेटिव पोएम रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग इन 1842। ये 1842 में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। Based on a German legend, it tells the story of a mysterious piper who uses his magical pipe to rid the town of rats and later takes revenge on the townspeople for breaking their promise. इसमें जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग ये बता रहा है कि ये पोएम जो है ये एक जर्मन लेजेंड के बारे में है, ये एक स्टोरी जर्मन स्टोरी के बारे में है। वहाँ पे जो है एक पाइपर था, एक मैजिशियन था, वो क्या करता था, जहाँ पे वो जाता था वो पाइप बजाता था, वो टाउन जो है, वो जिस टाउन में जाता है उस टाउन में जो रैट्स है वो सारे भाग जाते थे। वो ऐसा ही करता है और बाद में लोग उसको हेल्प नहीं करते, लोग उसको प्रॉमिस पूरा नहीं करते, तो वो उनको जो है बदला लेता है। यहाँ पे देखना, द टाउन ऑफ हेमलिन इन जर्मनी इज ओवर run by rats. The people are desperate and turn to their mayor and council for help. Suddenly, a strange figure dressed in bright, colorful clothes appears. The Pied Piper. He claims he can rid the town of all rats for a payment of 1,000 guilders. तो जर्मनी में क्या होता है, हेमलिन की जगह में बहुत सारे रैट्स आते हैं, रैटों का भंडार आता है, वहां पे लोगों को सताते हैं, कोई चारा नहीं होता है रैट्स को भगाने का। तो लोग जाते हैं, वो बड़े परेशान होकर जाते हैं मेयर के पास और कौंसिल के पास जाते हैं हेल्प के लिए। तब तक एक स्ट्रेंज इंसान वहां पे आता है, ब्राइट कपड़े लगा के, कलरफुल कपड़े लगा के आता है, और वो देखता है उनको, वो क्लेम करता है कि ये जो है वो अगर अपना जादू चलाएगा वो सब रेड्स को भगाएगा। बोलता है अगर मैं रेड्स को इस टाउन से भगा लूँ, इस हेमलिन से भगा लूँ, आप मुझे 1,000 गुइल्डर्स देना। गुइल्डर्स मतलब वहां पे करेंसी थी। The mayor agrees and the piper begins to play the magical flute. Mesmerized by the music, the rats come out of their hiding places and follow him to the Weiser river, where they all drown. तो मेयर जो है उसको बोल देता, मैं तेरे को हाँ पैसे 1,000 गिल्डर्स दे दूंगा, तो इनको हटा किसी तरीके से, मेरी जिम्मेवारी है, इस टाउन में लोग खुश रहने चाहिए।
तो पाइपर वो अपनी मैजिक फ्लूइड बजाता है, तो जो चूहे हैं, रैट्स हैं, वो सारे खुश हो जाते हैं, पीछे-पीछे दौड़ते हैं उसको, सारे टाउन के रैट जो है इकट्ठे हो जाते हैं उधर। और वो हाइडिंग प्लेस से बाहर आके चले जाते हैं, और जो पाइपर है वो आहिस्ता-आहिस्ता जाता है वाइज़र रिवर के पास, और रिवर के पास उन सब रैट्स को डुबा देता है। वो ड्राउन हो जाते हैं, डुबा जाते हैं। द टाउन्स पीपल चीयर, बट व्हेन द पाइपर आस्क्स फॉर द प्रॉमिस्ड पेमेंट, द मेयर रिफ्यूजेस एंड ऑफर्स ओनली 50 गिल्डर्स। जब वो बोलता है पाइपर के भाई दो मेरे को पैसे 1000 गिल्डर्स, मगर मेजर उसको सिर्फ 50 गिल्डर्स देता है, उसको धोखा देता है। Angry and betrayed, the piper leaves and returns to St. John's Day when all the adults are in church. वो जो है पाइपर जाता है सेंट जॉन्स डे में, जब सब लोग चर्च में होते हैं, और ही प्लेज हिज फ्लूट अगेन, एंड दिस टाइम द म्यूजिक लॉर्ड्स एंड द चिल्ड्रन ऑफ हेमलेल। और वहाँ पे जो है क्या होता है कि वो फ्लूट बजाता है उस चर्च में, और वहाँ पे अब वो फ्लूट किनको अट्रैक्ट करता है? चिल्ड्रन को। उस हेमलिन के एरिया के चिल्ड्रन को अट्रैक्ट करता है, सारे चिल्ड्रन उसकी तरफ आते हैं दौड़ के। दे फॉलो हिम आउट ऑफ टाउन एंड डिसअपियर इनटू अ माउंटेन केव। वो टाउन से बाहर आ जाते हैं और चले जाते हैं माउंटेन केव की तरफ। माउंटेन मतलब पहाड़ की तरफ चले जाते हैं। नेवर टू बी सीन अगेन, वहाँ पे किसी को नहीं दिखते हैं। ओनली वन लैम चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड, वहाँ पे एक ही लंगड़ा चाइल्ड वहाँ पे दिखता है लोगों को, बाकी सारे गायब हो जाते हैं जितने बच्चे वहाँ पे आए होते हैं वो फ्लूट सुन के पाइपर का। The poem ends with a moral lesson: a broken promise can have serious consequences. Browning uses humor, rhyme, and rhythm to tell a powerful story with haunting conclusion. यहाँ पे ब्राउनिंग जो है ये बताना चाहता है, ये प्रॉमिस अगर अनफुलफिल्ड प्रॉमिस है, इसके हार्ड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नतीजे हो सकते हैं। अगर आप किसी का वादा करोगे फिर वादा तोड़ लोगे, वादा पूरा नहीं करोगे, इसके बहुत गंदे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये पोएम यही बताना चाहती है। और इस पोएम में ह्यूमर बताया जाता है, राइम रिदम बताया जाता है, और पावरफुल स्टोरी बताती है हंटिंग कंक्लूजन का। बस इंपॉर्टेंट लाइंस जो इस पोएम की ये हैं: rats they fought the dogs and killed the cats, 1000 guilders come take 50, मतलब 1000 guilders उन्होंने माना था और 50 ही दिए। He blew 3 notes and down the street the piper stepped, and the better in memory to fix the place of the children lost retreat। ये सब जो है लाइंस याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकते हैं। तो द पाइपर पाइप जो है ये इंपॉर्टेंट पोएम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो चैनल को सब्सक्राइब, अभी के अभी कर लो। अभी नेक्स्ट वीडियो में क्यों वेट करोगे, अभी कर लो सब्सक्राइब, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा चैनल थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, लिटरेचर को हेल्प कर लिया करो, लिटरेचर की अगर आप थोड़ा हेल्प ले लेते हो वीडियो से, सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, सब्सक्राइब कर लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये थर्ड वीडियो थी इस रॉबर्ट ब्राउनिंग पे, तो अब फोर्थ वीडियो आएगी इसके बाद। तब तक के लिए बाय।